आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है एसक्यूएल इंजेक्शंस। एसक्यूएल इंजेक्शंस बेसिकली हर वेब एप्लीकेशन के बैकएंड के ऊपर एक डेटाबेस मौजूद होती है। हमने अपने प्रीवियस ट्राई हैकमी के एक रूम में जो है वो देखा था कि वेब एप्लीकेशन बेसिक्स क्या है, उनका फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, वो किस तरह से वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स के साथ प्रोटेक्ट होती हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ हो रही हैं, फ्रंट एंड का क्या फंक्शन होता है और बैक एंड का क्या फंक्शन होता है। तो डेफिनेटली आप जो भी चीज़ कर रहे हैं परफॉर्म, जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी डाटा इनपुट कर रहे हैं, आउटपुट कर रहे हैं, या जो भी आपके सामने निकल के आ रहा है, हर एक चीज़ बैकएंड के साथ कनेक्ट होती है। बैकएंड के ऊपर सारी की सारा वो डाटा मौजूद होता है। आप जो भी इनपुट देते हैं वहाँ पे, जो भी अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, यूज़र नेम, पासवर्ड्स, अपनी पर्सनल डिटेल्स, हर एक चीज़ आपकी उस वेब एप्लीकेशन की बैकएंड के ऊपर डेटाबेस में मौजूद होती है। अब डेटाबेस क्या है? डेटाबेस जिसके अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं। डेटाबेस कैसी होती है? डेटाबेस के अंदर मोस्टली हमारे पास टेबल की फॉर्मेट्स के अंदर डाटा स्टोर होता है। टेबल की फॉर्मेट्स के अंदर मींस कि अगर मैं यहाँ पे कोई एक डेटाबेस ओपन कर लेता हूँ, इंटरनेट नहीं चल रहा क्या? अच्छा जी, डेटाबेस टेबल्स में अगर मैं पिक्चर्स में देखूं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ पिक्चर्स शो होंगी और ये सेम टेबल्स हैं वो जनरेट होते हैं डेटाबेस में बैकएंड पे। क्लियर नहीं है व्यू? और ओपन करते हैं। मिसाल के तौर पे एक डेटाबेस का एक टेबल है जिसके अंदर कोई सोर्स नेम है, ट्री नेम, नोड्स नेम, सिंक्रोनाइजेशन नेम्स। ये भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसे भी छोड़ो, कोई और सिंपल देखते हैं। दिस वन। ये वही टेबल्स हैं जिस तरह से हम अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट में जो है वो क्रिएट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये एक टेबल है जिसके अंदर फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एड्रेस है, सिटी है, एज है, तो एक यूजर का डाटा है। इसी तरह से अगर कोई फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है तो उसका सेम एज इट इज उसकी डाटाबेस का एक अलग से जो है वो टेबल होगा। आप एज अ स्टूडेंट हैं अपनी यूनिवर्सिटी के, तो आपकी यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है स्टूडेंट पोर्टल, उसमें भी आपके नाम से रिलेटेड अलग अलग जो है वो टेबल्स क्रिएट होंगे। हर टेबल एक दूसरे के साथ लिंक होता है। फॉर एग्जाम्पल एक टेबल आपका जो है वो यूजर नेम का है, आपका नाम क्या है, आपका पासवर्ड क्या है जो आप इनपुट दे रहे हैं वहां पे लॉगिन के ऊपर, एक टेबल उसका हो जाएगा। एक टेबल हो जाएगा कि भाई आप किस डिपार्टमेंट के हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं या आईटी के हैं या एससी के हैं, तो एक टेबल वो होगा जिसमें आपका उससे रिलेटेड डाटा होगा। एक टेबल होगा आपके सेमेस्टर्स का, कभी आपने कितने सेमेस्टर्स पढ़ लिए हैं और अभी करंटली कौन सा चल रहा है। इसी तरह से एक टेबल आपका जनरेट होगा आपकी फीस से रिलेटेड कि भाई फला यूजर का फला यूजर नेम है, ये पासवर्ड है, उसका ये रोल नंबर है, उसकी अभी इतनी फीस आ चुकी है, इतनी रहती है। तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो टेबल्स की फॉर्मेट्स के अंदर स्टोर होते हैं। क्लियर है? डेटाबेस में मौजूद जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो हमारे पास टेबल्स की फॉर्मेट में स्टोर होते हैं। अब डेटाबेस होती तो बैकएंड के ऊपर है, इसके साथ डील करने के लिए हमारे पास एक लैंग्वेज होती है एसक्यूएल लैंग्वेज। क्या होती है? एसक्यूएल लैंग्वेज। क्या कहते हैं इसे? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इसका काम क्या होता है? डेटाबेस में आपका डाटा स्टोर करना, डेटाबेस में आपसे आपका डाटा निकालना, आपका डाटा अपडेट करना, डिलीट करना, जो भी डीलिंग होगी वो इस एसक्यूएल लैंग्वेज के साथ ही होगी। ठीक है? और ये एसक्यूएल लैंग्वेज कौन यूज करता है? एडमिनिस्ट्रेटर यूज करते हैं।
एडमिन्स यूज़ करते हैं। ये आम यूज़र जो है इसे यूज़ करके डेटाबेस में कोई टास्क परफॉर्म नहीं करेगा डायरेक्टली। जितनी रिस्ट्रिक्शंस दे रखी होती हैं, जितनी जो है किसी को अलाउ कर रखा होता है, सिर्फ उसी लिहाज से वो अपनी क्यूरीज जो है वो सिर्फ डाटा देगा वो वेब एप्लीकेशन के ऊपर, लेकिन उसके बैकएंड के ऊपर वो क्यूरीज लगी होती हैं, वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होती हैं और डाटा स्टोर होने लग जाता है उन टेबल्स में से। ओके, तो अभी तक हमने एक चीज़ देखी, डाटाबेस, वेब एप्लीकेशन, डाटाबेसेस में टेबल्स होते हैं, उन टेबल्स में जितना भी डाटा होता है उसे उसके साथ डील करने के लिए हमारे पास एसक्यूएल लैंग्वेज यूज़ होती है। उस एसक्यूएल लैंग्वेज के साथ हम जो है वो डाटा अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, एवरीथिंग। अब मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक साइट में ओपन कर लेता हूँ। अब ये साइट है, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया। इस साइट के ऊपर मेरे पास यहाँ पे सर्च ऑपरेटर है। यहाँ अगर यहाँ साइन इन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड दे रखा है, ऐसे ही ना। तो अब यहाँ में मैं यूजर नेम और ईमेल ही दे सकता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड ही दे सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई कोडिंग लैंग्वेज यूज नहीं कर सकता, लाइक मैं कोई कोड लिखूँ और वो एग्जीक्यूट हो जाए, नहीं होगा। एसक्यूएल क्यूरी लैंग्वेज की कोई क्यूरी जो है वो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यूजर को सिर्फ अलाउ किया है कि उसने सिर्फ डाटा देना है और ये ऑटोमेटिकली डाटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा। वहां से निकालना है तो मुझे सिर्फ अपना यूजर नेम और पासवर्ड ही देना है और ऑटोमेटिकली मेरा अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये फील्ड्स यानी एक आम यूजर यहाँ पे एसक्यूएल क्यूरीज लगाना स्टार्ट करते, यानी एक ऐसी लैंग्वेज लगाना स्टार्ट करते जो डायरेक्ट डाटाबेस के अंदर ही जो है वो इफेक्ट करे, डायरेक्ट डाटाबेस को ही एक्सेस करने की कोशिश करे, तो उस लिहाज से एक यूजर उस डाटाबेस में मौजूद जितना भी डाटा है वो एक्सेस कर सकता है, उसे डिलीट कर सकता है, उसे अपडेट कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी हम एसक्यूएल क्यूरीज लगाएंगे या उन एसक्यूएल क्यूरीज की वजह से फ्रंट एंड के ऊपर कोई यूजर डाटाबेस एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो हम उन सारी क्यूरीज को क्या कहते हैं? एसक्यूएल इंजेक्शंस कहते हैं, ठीक है। एसक्यूएल इंजेक्शंस कहते हैं। अब ये जरूरी क्यों है? पहली बात, हर एक डाटाबेस, हर एक वेब एप्लीकेशन की डाटाबेस तो मौजूद है, तो इट मींस हर डाटाबेस को डील करने के लिए एसक्यूएल लैंग्वेज चाहिए, और अगर एसक्यूएल इंजेक्शंस लग रहे हैं तो इट मींस आप उन साइट की डाटाबेसेस को जो है वो इफेक्ट कर रहे हैं, उसे आप डायरेक्टली डील करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी आपको इजाज़त नहीं है। दूसरा, आपके जितने भी यूज़र नेम्स हैं, पासवर्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो हर एक चीज़ डाटाबेस में स्टोर है। अब देखें, एक साइट है जिसके ऊपर तैयब और मेरा अकाउंट है, ठीक है, और तैयब का यूज़र नेम अलग है, उसका पासवर्ड अलग है, मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड अलग है, हमारे दो अकाउंट्स हैं, और मैं कोशिश करूँ कि मैं एसक्यूएल इंजेक्शन लगा के तैयब के अकाउंट को एक्सेस कर लूँ और तैयब का सारा डाटा मेरे हाथ लग जाए, ठीक है, तो ये अच्छी बात तो नहीं ना। इसके यूज़र नेम और पासवर्ड्स को मैं कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। तो एसक्यूएल लैंग्वेज के साथ आप किसी का भी डाटा निकाल सकते हैं, पूरी डाटाबेस एक्सेस कर सकते हैं, लॉगिन पासवर्ड्स आप बाईपास कर सकते हैं, ठीक है। तो उस लिहाज से हमारे पास ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्नरेबिलिटी है साइट्स के अंदर जो कि पाई जाती है। नेक्स्ट, हम जब भी डाटाबेसेस का साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हम एसक्यूएल लैंग्वेज यूज करते हैं। वेयर दे सो डेंजरस, दे आर एवरीवेयर। हर डाटाबेस, हर एप्लीकेशन की एक डाटाबेस है, उसे डील करने के लिए एसक्यूएल लैंग्वेज यूज होती है। एसक्यूएल लैंग्वेज के एसक्यूएल इंजेक्शंस हम परफॉर्म करें और वो एग्जीक्यूट कर जाएं तो हम किसी का भी डाटा, किसी का भी अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। Therefore, they are so dangerous. Give access to the database. जितनी database की sensitive data है पूरा का पूरा access मिल सकता है। Read local files outside www root. अब मैंने आपको बताया था कि भाई आपके सर्वर के ऊपर जो database का डाटा होता है वो कहाँ पे मौजूद होता है? आप
रूट में जाते हैं, वहाँ पे आपके पास एक फोल्डर होता है var का, उसके अंदर एक फोल्डर होता है www का। याद है कुछ? नहीं याद? चलें हम आपको थोड़ा याद करवाते हैं। आप फाइल सिस्टम में जाते हैं, फाइल सिस्टम में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे var का फोल्डर है, आप यहाँ पे मूव करते हैं, आपके पास ये www का फोल्डर है। अब इस फोल्डर के अंदर मुझे कोई भी साइट होस्ट करनी है, मैं अपने इस लिनक्स पे कोई भी साइट होस्ट करना चाहता हूँ, लाइक मैं चाहता हूँ कि मैं एक वेब एप्लीकेशन बनाऊँ, उसे इंटरनेट के ऊपर होस्ट कर दूँ, ठीक है? तो उसका डाटा मुझे इस www फोल्डर के अंदर आके कर देना स्टोर, ठीक है? इस www फोल्डर के अंदर आके उसका फोल्डर यहाँ पे ड्रॉप कर देना है, ठीक है? और मुझे इसकी SQL डेटाबेस इनेबल कर देनी है, इसका सर्वर इनेबल कर देना है, और ये जो है ये स्टार्ट हो जाएगी होस्ट करना। यानी जब तक ये मेरा सिस्टम ऑन रहेगा मैं दुनिया में कहीं पे भी उस साइट को विजिट कर सकता हूँ, ठीक है? उसका सारा डाटा मेरे पास इस फोल्डर में होगा, var और www। अब जितने भी यूजर होंगे ना उस साइट के, वो सिर्फ उस डाटाबेस को एक्सेस करेंगे, उसी के डाटा को, और वो कहाँ पे पड़ा है? इस www फोल्डर के अंदर, ठीक है? मेरा बाकी सिस्टम अलग है, वो हटके है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। जो भी यूजर, जो भी पेज, जो भी डाटा वहां पे एक्सेस करेगा मेरी वेब एप्लीकेशन का, वो सिर्फ इसी फोल्डर के अंदर पड़ा ही डाटा एक्सेस कर सकेगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है? तो चाहे मेरे इस सिस्टम पे, इस लिनक्स पे जितने अकाउंट्स हैं या जो भी मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, पासवर्ड्स हैं, पर्सनल डिटेल है, जो कुछ भी है, वो कभी एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि एक सर्वर के ऊपर मल्टीपल वेबसाइट्स भी होस्टेड हो सकती हैं, तो उस लिहाज से अब मिसाल के तौर पे एक वेबसाइट ये है, एक वेबसाइट जो है उसका फोल्डर क्रिएट करके मैं यहाँ पे दूसरी वेबसाइट बना देता हूँ, तीसरी का डाटा यहाँ दे देता हूँ, चौथी का डाटा यहाँ पे दे देता हूँ, तो जितनी भी साइट्स होंगी वो सिर्फ अपने फोल्डर तक ही महदूद रहेंगी। अगर कोई यूजर अपनी इस वेबसाइट से, अपनी इस वेबसाइट के डाटा से बाहर कोई कमांड एग्जीक्यूट करके मेरे सर्वर की एक्सेस लेने की कोशिश करे, तो इट मीन्स मेरे वो जितने भी सर्वर के सिस्टम्स हैं, मेरी जितनी भी बाकी वीडियोस, पिक्चर्स, इमेज, ठीक है, फाइल सिस्टम, कुछ भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है? तो SQL लैंग्वेज के साथ ऐसा भी होता है कि यूज़र जो है वो इस var डायरेक्टरी और www डायरेक्टरी से बाहर आके भी आपका डाटा एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? जहाँ पे मैं एक वेबसाइट, मिसाल के तौर पे आप सबके लिए मैं एक वेबसाइट होस्ट करता हूँ, और उस वेबसाइट को मैंने यहाँ पे रख दिया, उसे होस्ट कर दिया, आप उस वेबसाइट पे जाते हैं, उसे विजिट करते हैं नॉर्मल यूज़र की तरह, तो वो चल रही है, आप अपने अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है? लेकिन आप में से कोई एक बंदा ऐसा हो जो कहे कि यार सर के जिस सिस्टम पे ये वेबसाइट चल रही है ना, मैंने सर का वो सिस्टम हैक करना है या उस सिस्टम की एक्सेस लेनी है, तो वो क्या करेगा? वो SQL क्यूरीज लगाएगा, SQL इंजेक्शंस लगाएगा, पेलोड्स या एक्सप्लॉइट वहाँ पे उस साइट के ऊपर मलिशियस कोड्स एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा, और करने के बाद हो सकता है कि उस होस्टेड साइट पे कोई एक ऐसा रास्ता हो जो कि मेरे खुद के सिस्टम की किसी यूजर को एक्सेस मिल जाए। क्लियर है? ओके है? तो इस वजह से हो सकता है आप में से कोई बंदा जो है मेरे खुद के सिस्टम की एक्सेस ले सके। तो सेम कहानी सर्वर्स के ऊपर होती है कि सर्वर्स के अंदर इसी डायरेक्टरी के अंदर मौजूद डिफरेंट वेबसाइट्स का डाटा होता है, उस डाटा को आप एक्सेस कर रहे हैं तो ओके है, लेकिन अगर आप उस सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं तो इट मीन्स आप इस www और इस var डायरेक्टरी से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है?
तो जब आप बाहर कोशिश करते हैं तो इट मीन्स आप पूरे सर्वर को इफेक्ट कर रहे हैं, उस पूरे सर्वर की एक्सेस ले रहे हैं। कहानी क्लियर है? यही हमारे पास एसक्यूएल क्यूरीज के अंदर होता है, एसक्यूएल लैंग्वेज के अंदर होता है। इवन हमने कमांड एग्जीक्यूशन आई थिंक अभी नहीं की, तो आज वो भी कर लेंगे। तो सेम वहां पे भी यही सिनेरियो होता है कि आप www रूट डायरेक्टरी के आउटसाइड आपके यूजर्स या आप जो है एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं सर्वर को। नेक्स्ट आता है जी, कैन बी यूज टू लॉग इन एज अ एडमिन एंड फर्दर एक्सप्लॉइट द सिस्टम। अभी एक वेब एप्लीकेशन है हमारे पास, हम वहाँ पे एक लॉगिन पेज को एक्सेस करेंगे, उसे बाईपास करेंगे और उसके एडमिन यूजर की एक्सेस भी देंगे। इसी तरह से यू कैन अपलोड एंड डिलीट फाइल्स फ्रॉम दैट डेटाबेस। तो डेटाबेस में मौजूद जितनी भी फाइल्स और जितने भी फोल्डर्स हैं, आप उन्हें अपडेट भी कर सकते हैं, आप उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। कोई फाइल वहाँ पे अपलोड करनी है तो वो भी कर सकते हैं। Therefore they are so dangerous. ओके, अब दो तरीके हैं एसक्यूएल या एसक्यूएलआई, एसक्यूएल इंजेक्शंस को किस तरह से आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि एक वेब एप्लीकेशन है, मुझे कैसे पता लगेगा कि वो वर्नेबल है या नहीं है। आपको याद हो कि ना याद हो कि हमने इससे पहले एक एसक्यूएल मैप का टूल यूज किया था, याद है ना, जहां पे ऑटोमेटिकली हम एक वेब एप्लीकेशन का उसे लिंक देते थे, वो क्रॉल करता था, वो लेवल और रिस्क सेट करके उसे सर्च करता था। कंप्लीट सर्च करने के बाद हमें कुछ लिंक्स देता था, वर्नेबल लिंक्स, जिनके जरिए हम उस डेटाबेस की एक्सेस लेते थे, जहां से हमने यूजर नेम भी निकाला था, जहां से हमने पासवर्ड भी निकाला था, जहां से हमने उनकी प्रोडक्ट्स के नेम्स भी निकाले थे, उनके डिस्क्रिप्शंस भी निकाली थी। ठीक है, तो एक तो ऑटोमेटिकली जो है ऑटोमेट हो गया उस टूल से। दूसरा, हमारे पास कुछ स्कैनर्स भी हैं जहाँ पे हमने ज़ैप प्रॉक्सी यूज़ किया या हमने नेसेस यूज़ किया था कि ऑटोमेटिकली आप उस वेब एप्लीकेशन को स्कैन कर लेते हैं, वो आपको डिटेक्ट करके बता देगी कि इस साइट में एसक्यूएल इंजेक्शंस हैं या नहीं है। अब अगर तो आपको देखना हो मैनुअली, तब क्या कर सकते हैं, और मैनुअली किसी पेज को, किसी लॉगिन पेज को या किसी डेटाबेस को एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे, आज हम वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलेंगे अपने सर्वर पे यहाँ पे, और मुझे यहाँ इंटरनेट नहीं मिल रहा, मुझे इसकी थोड़ी सेटिंग्स करनी है। नेट नेटवर्क ओके, एक मिनट, खामोश रहेंगे यार। अच्छा जी, हमने एक सेटिंग की थी, मैंने आप सबको कहा भी था कि आप सबने करनी है, और अगर आपने नहीं की तो हम अगेन कर लेते हैं। मुझे इसे थोड़ा इंक्रीज भी करना है, इसका फ़ॉन्ट साइज MSF एडमिन। यहाँ पे आपको टाइप करना है cd into var डायरेक्टरी। अब देखो, पहले क्या करना है, हमने इफ कॉन्फ़िग करेंगे, इनको इफ कॉन्फ़िग करते हैं तो ये मेरे पास आईपी एड्रेस आ जाता है। ठीक है, 192.168 177 और 130, इस आईपी एड्रेस को आप यहाँ पे आपके ब्राउज कर लेंगे।
इतना स्लो क्यों चल रहा है यार? आईपी एड्रेस क्या था? 192 168 डॉट 177 133 177 130। तो मेरे पास ये पेज ओपन हो जाता है। अब हमने देखा था कि ये सारी साइट्स पोस्टेड कहाँ पे है, हमारे मेटास्प्लॉइट के ऊपर। अब इस साइट में से, इन सभी साइट्स में से मैंने आपको बताया था कि ये जो मेटल्डी है इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है इसकी डेटाबेस की, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताई थी। अभी वंस अगेन मैं कॉन्फ़िगरेशन करवा देता हूँ आपको। आप सीडी करेंगे, वॉर डायरेक्टरी में जाएंगे, वहाँ पे www के फोल्डर में मूव करेंगे, तो उसके बाद आप ls करेंगे। तो देखें ये जितनी भी वहाँ पे साइट्स होस्टेड हैं उन सभी का यहाँ पे डाटा मौजूद है। मेटल्डी, DBWA, index.php, PHP माई एडमिन। मैं अपनी दूसरी मशीन से सिर्फ इन्हीं साइट्स का डाटा ही एक्सेस कर सकता हूँ, मैं पूरे मेटास्प्लॉइट मशीन को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो मुझे मेटल्डी के अंदर जाना है। अभी जाने के बाद मैं यहाँ से ls करूँगा। यहाँ पे मेरे पास एक फाइल है, फाइल का नेम है configuration.inc। इस फाइल को मैं ओपन कर लूँगा, sudo nano config.inc, sudo nano config.inc करने के बाद msf admin। तो ये जो लास्ट लाइन है आपके पास मेटास्प्लॉइट लिखा है, इसे आपको चेंज करना है wasp 10 के अंदर। ये ज़रूरी है क्योंकि इसकी डेटाबेस बार बार क्रैश हो जाती है, तो इसके बाद आपकी डेटाबेस क्रैश नहीं होगी। कंट्रोल O करेंगे, सेव करेंगे, इंटर करेंगे, कंट्रोल X करेंगे और बाहर आ जाएंगे। इतना करने के बाद हम अपनी दोबारा उसी साइट के ऊपर जाते हैं दूसरी मशीन में। फिर से देख लो, cd var ww, उसके बाद मैंने इंटर किया, ls किया, तो डिफरेंट साइट्स थी। उन साइट्स में से मेरे पास मेटल्डी का फोल्डर था, cd मेटल्डी किया तो मैं उस वेब एप्लीकेशन के फोल्डर में मूव हुआ। वहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी जिसे मैंने sudo nano कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम दिया config.inc और मैंने इसे ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मेरे पास ऐसा इंटरफेस आया। मैंने अपने एरो कीज़ के साथ नीचे मूव किया लास्ट लाइन में, यहाँ पे मेटास्प्लॉइट लिखा होता है, मुझे इसे wasp 10 किया। करने के बाद मैंने कंट्रोल O के साथ सेव किया, इंटर किया, कंट्रोल X के साथ एग्जिट हो गया। ओके, अब ये करना लाजमी है। करने के बाद आज हमारा टास्क है मेटल्डी के ऊपर। तो
मैं यहाँ पे आऊँगा, इसे विजिट करूँगा, तो मेरे पास ये एक साइट ओपन हो गई। इस साइट के ऊपर आप ऊपर देखिए रजिस्टर और लॉगिन का पेज है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक लॉगिन पेज है। मुझे पहले खुद को करना है रजिस्टर, तो मैं कर लेता हूँ रजिस्टर। नेम लिख लेता हूँ मैं रमज़ान और पासवर्ड कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। कंफर्म कर लेते हैं पासवर्ड 1 2 3 4 5 एंड 6। और सिग्नेचर करना है मैं अपने सिग्नेचर हैकर रख लेता हूँ। करने के बाद मैं यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर दूंगा। यही मेरा पासवर्ड है, आप देख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अकाउंट क्रिएट हो चुका। लॉगिन एंड रजिस्टर पे फिर जाऊंगा और मैं एक दफ़ा यहाँ पे ऊपर लिखा है नॉट लॉग्ड इन, तो मैं लॉगिन कर लूँगा एक बार। रमज़ान 1 2 3 4 5 6 और लॉगिन करूँगा। तो लॉग्ड इन यूज़र का नाम भी आया और उसका सिग्नेचर भी आया। ओके, ये तो आम रूटीन के अंदर एक नॉर्मल प्रैक्टिस है जहाँ पे आप अपना यूज़र अकाउंट क्रिएट करते हैं, पासवर्ड देते हैं, अपनी डिटेल्स देते हैं और फिर दोबारा साइन इन करते हैं। मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ। करने के बाद मुझे अब देखना है कि ये पेज एसक्यूएल इंजेक्शन से वर्नेबल है या नहीं है। तो कुछ क्यूरीज यहाँ पे मैं लगा के देखूंगा और साथ साथ मैं आपके लिए नोट्स शीट भी बनाता जाऊँ सो दैट कि मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँ और आपको इजी रहे। स्टेप 1, वहाँ पे मैं कोई भी एक स्ट्रिंग दे के देखूंगा। स्ट्रिंग लाइक कि कोई भी एक इन्वर्टेड कॉमा या कोई भी कोटेशन दे के उस पेज के ऊपर देखूंगा कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ पे एक सिंपल कोटेशन दी मैंने, ना यूज़र नेम दिया ना पासवर्ड दिया। किसी एक फील्ड में भी दे सकते हैं, दोनों फील्ड में भी दे सकते हैं। तो अभी मैं सिर्फ यहाँ पे दे रहा हूँ। देने के बाद लॉगिन करता हूँ तो ये ऊपर एक लाइन लिखी आई है मेरे पास और ये एग्जीक्यूट तो हुआ है लेकिन प्लीज साइन इन लिखा आ रहा है, लेकिन ऊपर ये एक लाइन एग्जीक्यूट हुई है। अगर तो किसी साइट के ऊपर आपको कुछ ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है तो इट मीन्स यू आर सो लकी कि वो पेज, वो लॉगिन पेज जो है वो वर्नेबल है टू एसक्यूएल इंजेक्शन। मैंने यहाँ पे सिंपल एक कोटेशन लगाई, लगाने के बाद लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद मेरे पास कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आया ऊपर, फेलियर इज ऑलवेज एन ऑप्शन, दिस सिचुएशन प्रूव्स दैट कि मुझे पूरा एक एक चीज़ बता रहा है कि ये डेटाबेस काम कैसे कर रही है और आप एक गलत स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। ठीक है, आपको यूज़र नेम और पासवर्ड देना है। तो बहुत कम होता है, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा स्ट्रिंग मिलती है कुछ ऐसी, तो इट मीन्स यू आर सो लकी। आपको मैं इसे भी कॉपी कर लेता हूँ, आपको समझाने में थोड़ा इजी हो जाएगा कि ये वेबसाइट्स हैं वो काम कैसे कर रही हैं। अब ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई जो आप वहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड दे रहे हो ना, उसका जो डाटा है वो कहाँ पे स्टोर है? अकाउंट्स के टेबल में। यानी बैकएंड के ऊपर एक टेबल है अकाउंट्स नाम का, उस अकाउंट्स नाम के टेबल के अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड स्टोर है। अब मैं जो यूज़र नेम और पासवर्ड दे रहा हूँ लॉगिन पे, ये डाटाबेस में पड़े उस मेरे यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ मैच होंगे जो मैं अकाउंट क्रिएट करते वक्त मैंने दिए थे। अगर तो वो मैच हो जाते हैं तो मुझे डाटा निकाल के बाहर दे देगा। ठीक है, अब ये अकाउंट्स का टेबल है, ये क्यूरी एसक्यूएल क्यूरी है जो कह रही है स्टैटिक सेलेक्ट स्टैटिक, यानी वो सारा डाटा सेलेक्ट कर लो। स्टैटिक का मतलब होता है सारा का सारा। कहाँ से? अकाउंट्स के टेबल से, जहाँ पे यूज़र नेम रमज़ान है और जहाँ पे पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 है। ओके, यानी ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी ऑटोमेटिकली जब भी मैं यूज़र नेम और पासवर्ड दूंगा, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद।
तो डेटाबेस में ये क्यूरी मेरा अकाउंट ला के मुझे देगी, ठीक है, जो कह रही है कि अकाउंट्स के टेबल में से सारा का सारा डाटा निकाल दो जहां पे यूजर नेम रमजान है और पासवर्ड 123456 है। अब मैंने यहाँ पे ये दिया तो इट मीन्स ये एग्जीक्यूट हो गया और मुझे कुछ रिजल्ट मिला, एरर नहीं मिला, लेकिन ये एग्जीक्यूट तो हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक और देना है, लाइक मेरा यूजर नेम तो रमजान ही है, पासवर्ड 123456 ही है, लेकिन अब थोड़ा सा पंगा मैं यहाँ पे ये करूँगा कि एंड लगा के एक और कंडीशन देखता हूँ कि ये पासवर्ड के अलावा कोई और कंडीशन भी वहाँ पे एग्जीक्यूट करता है या नहीं करता। यानी अब मैं करने क्या वाला हूँ कि ये यूज़र नेम यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस यूज़र नेम की जगह पे, पासवर्ड की जगह पे मैं ये देने वाला हूँ। इससे होगा क्या, असल क्यूरी तो यहाँ तक है जो डील कर रही है यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ, ठीक है, और एक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि 1 = 1 होता है, सिर्फ ये बताने के लिए, ये देखने के लिए कि ये भी एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता, ये कंडीशन भी फुलफिल होती है या नहीं होती। समटाइम क्या होता है कि जो टेबल्स होते हैं डेटाबेस में, उनको यूज़र के साथ यूज़र आईडी भी दे रखी होती है कि यूज़र नंबर 1 है, यूज़र नंबर 2 है, यूज़र नंबर 3 है, यूज़र नंबर 4 है, उसका ये पासवर्ड है, उसका ये यूज़र नेम है, ठीक है, जिस तरह से हम लाइन के नंबर देते हैं। तो अगर 1 = 1 कर रहा हूँ तो हो सकता है मुझे पहले यूज़र का ही डाटा निकाल के दे दे, 2 कर रहा हूँ तो इट मीन्स वो एग्जीक्यूट होके ये समझे कि ये दूसरे यूज़र का डाटा मांग रहा है, 3 कर रहा हूँ तो इट मीन्स वो ये समझे कि यार ये थर्ड यूज़र का डाटा मुझे मांग रहा है। तो अभी मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एज इट इज़ एग्जीक्यूट होती है या नहीं होती। मैं इसे कर लूँगा कॉपी, करने के बाद यहाँ पे आऊँगा, यूज़र नेम क्या था मेरा, रमज़ान, पासवर्ड वही डालूंगा जो मैंने पीछे लिखा। लिखने के बाद लॉगिन करते हैं। अब देखो एक्चुअल पासवर्ड ही था मेरा, एक्चुअल पासवर्ड तो दे दिया था मैंने, लेकिन ये साथ इसे अलग से स्ट्रिंग कोई नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन इसने ली। क्यों ली? इट मीन्स ये मेरे पासवर्ड को, पासवर्ड के अलावा भी कोई चीज़ एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। और ये जो मैंने लास्ट पे लिखा है 1 = 1, ये बकायदा एसक्यूएल इंजेक्शन का एक पैरामीटर है, ठीक है। आप ऐसा पैरामीटर दे के भी देख सकते हैं कि वो एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ पे लॉग्ड इन एज रमजान हैकर आ गया, ठीक है। अब मैं लॉग आउट कर लेता हूँ। करने के बाद मुझे एडमिन का यूजर नेम और पासवर्ड नहीं पता, ऐसे ही ना, मुझे नहीं पता इसका पासवर्ड क्या है। यही चीज मैं यहाँ पे एडमिन के लिए करके देखता हूँ कि लाइक कोई भी एक पासवर्ड उठा लेते हैं, एडमिन किया, करने के बाद कोई भी एक पासवर्ड लाइक ABC कर लेता हूँ और इसे एंड आप आर भी लगा सकते हैं, और लगा के देखता हूँ 1 = 1 करते हैं। अच्छा एक और चीज़ करके देखता हूँ, यहाँ 1 = 1 किया था ना, इसने फुलफिल किया था। अब मुझे एक और चीज़ भी देखनी है कि मुझे ये बताओ 1 = 2 होता है क्या? नहीं होता, हालांकि मैंने पासवर्ड तो दे रखा है, ठीक है। 1 = 2 कभी भी नहीं होता, तो मैं इसे एक बार रन करके देखता हूँ। लॉग आउट हूँ, एज अ रमज़ान मुझे लॉगिन करना है और सिंपल यही टाइप करता हूँ और लॉगिन करता हूँ। नॉट लॉग्ड इन, डिसेबल, नॉट लॉग्ड इन। हालांकि मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों दे रखे हैं, ठीक है, लेकिन जो आखिरी मैंने इंजेक्शन लगा रहा हूँ, जो एक कंडीशन दे रहा हूँ, वो फुलफिल अगर नहीं हो रही तो लॉगिन नहीं हो रहा, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो लॉगिन हो रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि ये वर्नेबल है, कोई ना कोई चीज़ साथ एग्जीक्यूट कर रही है एडिशनल। तो अब मैं यहाँ पे एडमिन के लिए करके देखता हूँ। मुझे एडमिन का यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं पता, एडमिन लिखा, लिखने के बाद मैं कोई सा एक जो है वो पासवर्ड दे देता हूँ, लाइक मैं ए कर लेता हूँ, ठीक है। अब इससे क्या होगा,
जब ये क्यूरी चलेगी ना, ये क्यूरी कुछ इस तरह से चलेगी कि भाई एक अकाउंट्स का टेबल है जहां पे यूजर नेम एडमिन है, ठीक है, और जहां पे पासवर्ड क्या है, पासवर्ड क्या है ए, जहां पे पासवर्ड ए है, मुझे उसका डाटा निकाल के दे दो। अगर मैं ये दूंगा तो नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि एडमिन का तो ये पासवर्ड ही नहीं है। एक दफा करके देखते हैं। यहाँ पे एडमिन लिखा, मैं 3 दफा ए टाइप कर रहा हूँ, लॉग इन करता हूँ तो नॉट लॉग्ड इन, क्योंकि एडमिन का ये पासवर्ड है ही नहीं। तो एक कंडीशन तो रॉन्ग हो गई, लेकिन हमने अपने प्रीवियस इंजेक्शन से पता चला कि भाई मेरा पासवर्ड जैसा भी हो, लेकिन ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो डाटा मिल रहा है मुझे, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो नहीं मिल रहा। मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा या तो पासवर्ड चेक कर लो या तो ये कंडीशन चेक कर लो। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है लॉग इन कर दो। सही है? तो ये कंडीशन चेक करते हैं कि मेरा पासवर्ड तो रॉन्ग है, कॉपी कर लेता हूँ मैं इसे, और क्या दूसरी कंडीशन फुलफिल हो रही है। यहाँ पे एडमिन लिखेंगे, लिखने के बाद यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा सेम वही क्यूरी और लॉग इन करते हैं। लॉग इन एज एडमिन, और एडमिन के सिग्नेचर्स क्या हैं, मंकी। इट मीन्स कि मेरा पासवर्ड जो भी था मैं एज एडमिन वहां पे लॉग इन करने में सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि मेरी एंड वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। ओके, तो ये होते हैं एसक्यूएल इंजेक्शंस। एक तो ये हो गया। अब मैं यहां से फिर से लॉग आउट करता हूं। यहाँ पे एज एडमिन था, मैं जरा सिक्योरिटी लेवल इनहेंस कर देता हूँ। यहाँ पे आपके पास टॉगल सिक्योरिटी है, मैं सिक्योरिटी लेवल अब थोड़ा इनहेंस करता हूँ। सिक्योरिटी लेवल 1 हो गया, एरोगेंट। अब ट्राई करते हैं कि भाई मैंने रमज़ान का अकाउंट भी एक्सेस किया इस तरीके से, और मैंने जो है ये भी सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। स्पेलिंग के होते हैं और सक्सेसफुल के। अच्छा, अब सीन क्या है, मैंने सिक्योरिटी लेवल इनहेंस कर दिया। सिक्योरिटी लेवल इंक्रीज्ड। जब सिक्योरिटी लेवल इंक्रीज करूंगा तो तब क्या ये सारी चीजें चलती हैं या नहीं चलती? लेट्स सी। यहां पे आया, मैंने नाम लिखा रमजान। रमजान लिखने के बाद मैंने वही स्ट्रिंग यहां से कॉपी की जिससे मैं पहली दफा रमजान का अकाउंट एक्सेस करने में कामयाब हुआ था। लेट्स कॉपी इट और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। लॉगिन करता हूँ तो मुझे कह रहा है कि भाई यूजर नेम इज टू लॉन्ग, you don't want to allow too many characters, someone might have enough room to enter a hack attempt. It means कि मेरी यहाँ पे डिटेक्ट हो रही है वो क्यूरी, ठीक है। मैं यहाँ पे उस तरह से लॉगिन करने की कोशिश नहीं कर सकता। मैं एडमिन के लिए ट्राई कर लेता हूँ एक बार। लॉगिन किया तो कह रहे हैं कि नहीं कर सकते आप। इट मीन्स मेरी यहाँ पे क्यूरीज जो हैं वो फिल्टर होना स्टार्ट हो गई हैं। फिल्टर मीन कि भाई कोई चीज़ है जो ये डिटेक्ट कर रही है, कोई चीज़ है जो यहाँ पे, अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक इंजेक्शन लगा लेता हूँ 1 = 1, और उसके बाद यहाँ पे dangerous characters detected, we cannot allow these, this all powerful blacklist will stop such attempts, such like podlocks filtering can be detected, blacklisting is lead speak। अब इसका मतलब ये है कि जो मैं वहाँ पे स्ट्रिंग देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो करैक्टर्स वहाँ पे देने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सारे के सारे फिल्टर हो रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहे उस साइड पे। अब इसको बाईपास कैसे किया जाए? 2 तरह से, एक सर्वर साइड और एक एप्लीकेशन साइड। हो सकता है ये सर्वर साइड पे फिल्टर हो रहे हो, यानी ये मेरी पासवर्ड और यूज़र नेम सर्वर पे जाएं और सर्वर डिटेक्ट करके कह दे कि ये यूज़र नेम और पासवर्ड ठीक नहीं है, कोई एसक्यूएल इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहा है, इसको ब्लॉक कर दो। हो सकता है एप्लीकेशन खुद
जो फ्रंट एंड है इसे फिल्टर कर रही हो, तो मुझे अगर तो फ्रंट लाइन के ऊपर ही ये फिल्टर हो रहे हैं तो मैं उसे बाईपास कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी ये फ्रंट लाइन के कैसे फिल्टर करेंगे, ये हम करेंगे ब्रेक के बाद। मुझे पता है तुम लोगों को बहुत पढ़। अच्छा यार, ब्रेक से पहले हमने देखा कि भाई वो सारी क्यूरीज में लगा चुका, मैंने सिक्योरिटी लेवल इन्हेंस किया तो मेरा कुछ भी नहीं लग रहा था यहाँ पे, ठीक है। मैंने रमज़ान वही लगाया, लगाने के बाद मैंने वही क्यूरी लगाई जिससे मैं अपने प्रीवियस टास्क के अंदर लॉगिन कर पाया था एज अ रमज़ान, तो नहीं हुआ। कह रहा है कि बैड करैक्टर्स हैं, एक हैकर की तरह आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से आपको मैं अलाउ नहीं कर सकता। मैं एज ए एडमिन करने की कोशिश करता हूँ, तो हम इसे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद मैं फिर से इसे यूज़ करता हूँ यहाँ पे, और क्योंकि एज एडमिन है तो यहाँ पे आएंगे हम एडमिन। शुक्र है कि तुम लोग जाग रहे हो। लॉगिन करेंगे तो ये कह रहा है कि भाई डेंजरस करैक्टर्स डिटेक्टेड, कि तो तुम जो डाल रहे हो यहाँ पे ये डेंजरस करैक्टर्स हैं, आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ यू टू पुट एनी एसक्यूएल इंजेक्शंस हियर। तो उस लिहाज से ये फ़िल्टर कर रहा है। अब ये फ़िल्टरिंग हो सकती है सर्वर साइड पे हो रही हो सकती है क्लाइंट साइड पे हो रही हो। क्लाइंट साइड मीन्स कि ये जो पेज मेरा ओपन हुआ है फ्रंट के ऊपर, इसकी जो कोडिंग है हो सकता है कि वो कोडिंग के थ्रू, जावास्क्रिप्ट के कोड्स के थ्रू मेरी ये जो इनपुट है उसे पूरा चेक कर रहा है कि मैं यहाँ पे क्या इनपुट कर रहा हूँ। अगर कोई एसक्यूएल इंजेक्शन या कुछ ऐसा पैरामीटर है तो वो फिल्टर आउट कर दे, उसी वक्त कह दे कि ये आपने इनपुट नहीं करना। तो हो सकता है कि ये मेरा जो है वो क्लाइंट साइड के ऊपर इस पेज के ऊपर फिल्टर लगा है, और दूसरा हो सकता है कि ये फिल्टर मेरा सर्वर साइड पे हो, यानी मैंने इनपुट दिया, पासवर्ड और यूज़र नेम दिया, और ये पासवर्ड और यूज़र नेम उस सर्वर के ऊपर गया, उस सर्वर ने इसका एनालिसिस किया और एरर दे दिया। तो हम पहले देखेंगे कि ये क्लाइंट साइड है या सर्वर साइड है, तो लेट्स सी। और अगर ये क्लाइंट साइड है तो हम इसे बाईपास कर सकते हैं, यानी अगर ये एप्लीकेशन के कोड में से कोई चीज़ फिल्टर आउट कर रही है मेरी इनपुट को तो मैं इसे बाईपास कर सकता हूँ। लेट्स सी कैसे करेंगे। हमें इसकी पोस्ट और गेट रिक्वेस्ट दोनों को चेक करना होगा, और चेक किस तरह से करते हैं, बर्ब सूट के साथ। और बर्ब सूट के लिए आपके पास प्रॉक्सी होनी चाहिए, बर्ब सूट प्रॉक्सी, जिसे आप फॉक्सी प्रॉक्सी कहते हैं। यहाँ पे आप फॉक्सी प्रॉक्सी लिखेंगे, सर्च करेंगे, और साथ आप बर्ब सूट ऑन करेंगे अपना। यहाँ पे आपके पास फॉक्सी प्रॉक्सी स्टैंडर्ड के नाम से आएगी फर्स्ट वन, इसे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इसे ऐड कर देना है, ऐड टू फायरफॉक्स। और ये सुनैना की पिक्चर लूमड़ी। अच्छा जी, ये करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे अपने फॉक्सी प्रॉक्सी के ऊपर। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आएंगे। इन ऑप्शंस के ऊपर आपको एड्रेस देना है बर्ब सूट का, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास फॉक्सी प्रॉक्सी की कॉन्फ़िगरेशन का पेज ओपन होगा, अपने ओके करना है और आप प्रॉक्सीज में जाएंगे। जाने के बाद आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे टाइटल देना है, लाइक मैं यहाँ पे बर्ब सूट के लिए कर रहा हूँ, तो बर्ब सूट होम एड्रेस है, तो मेरे बर्ब सूट का होम एड्रेस 127.0.1 है।
पोर्ट हमारे पास 8080 होता है, करने के बाद मैं इसे सेव कर लूँगा और मेरा बर्ब सूट भी इधर ओपन हो चुका। यहाँ पे हमारे पास बर्ब सूट भी मौजूद है। बर्ब सूट आप नेक्स्ट करेंगे, स्टार्टअप करेंगे तो आपका स्टार्ट हो जाएगा। हाइड दिस टैब, यहाँ से ओके करेंगे, हाइड दिस टैब करेंगे, ओके, और ये कुछ ऐसा इंटरफेस आपके पास मौजूद है। मैं वहाँ पे जो मैंने एड्रेस दिया वो मैंने प्रॉक्सी के ऊपर जाके, अगर प्रॉक्सी की सेटिंग्स पे जाएंगे तो आपको वो चीज़ नज़र आएगी कि ये वाला मैंने एड्रेस वहाँ पे दिया है फॉक्सी प्रॉक्सी को। यहाँ पे आएंगे तो इंटरसेप्ट अभी ऑफ है। ऑफ मीन के अभी जो भी ट्रैफिक आने जाने वाली ये कैच नहीं करेगा। मुझे ट्रैफिक कैच करने के लिए इसे कर लेना है ऑन। अब ऑन करने के बाद अब देखो लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे जो भी दिया था, कोई भी इंजेक्शन परफॉर्म किया था तो इसने कहा था कि ये जो है मलिशियस है, ये बैड करैक्टर्स हैं। अभी मैं इसे ऑफ करता हूँ। ऑफ करने के बाद मैं अभी आपको एक सिंपल ट्राई करते हैं कि एक सिंपल पासवर्ड अगर दूँ तो तब क्या होता है। ABC कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, तब लॉगिन करता हूँ तो इसने मुझे कोई एरर नहीं दिया लाइक जिस तरह से पहले पॉपअप आ रहा था। तो इट मीन्स ये मेरे सिंपल करैक्टर तो ले रहा है, लेकिन अगर मैं कोई चीज़ इंजेक्शन वाली लगाता हूँ तो उसके लिए मुझे ये पॉपअप देता है। तो अभी मैं ट्राई करूँगा फॉक्सी प्रॉक्सी के साथ, इसे हम एक सिंपल टेक्स्ट दे के देखेंगे एडमिन के साथ, और टेक्स्ट देता हूँ A B और C और लॉगिन करता हूँ। उधर से इंटरसेप्ट हमने ऑन कर रखा है तो रिक्वेस्ट सीधी इधर आएगी। लॉगिन करते हैं, जैसे ही लॉगिन किया तो रिक्वेस्ट मेरी यहाँ पे आ गई। अब इस रिक्वेस्ट के अंदर मेरे पास यहाँ पे लिखा है यूज़र नेम और पासवर्ड। अब इससे मुझे एक चीज़ अंदाज़ा हुई इस चीज़ की कि भाई मैं वहाँ पे अगर कोई भी हैश वैल्यू या कोई भी वहाँ पे स्ट्रिंग दे रहा हूँ, कोई भी इंजेक्शन परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरी वो जो क्लाइंट साइड है वो फिल्टर आउट कर रही है। ये जूम हो नहीं रहा यार, इसे जूम किया नहीं जा सकता या क्या मसला है। थोड़ा सा आगे आ जाओ, अगर किसी को नज़र नहीं आ रहा तो वो थोड़ा और आगे आ सकता है। डिस्प्ले है यहाँ पे, लेकिन डिस्प्ले अगर मैं करता हूँ तो सिर्फ ऊपर वाले टैब्स वगैरह होते हैं, अंदर वाली एंटिटीज जो है वो नहीं होती। हाँ, फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज़ करता हूँ तो सिर्फ वो ऊपर वाले फ़ॉन्ट्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। अच्छा, मैं इसे थोड़ा दूसरे कर लेता हूँ रिपीटर में। अच्छा, मैं ना इसे नोट पैड में आपको कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे बताता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ। हम इसे कॉपी कर लेंगे। मेरे पास ना कुछ ऐसी रिक्वेस्ट आई है यहाँ पे, वर्ब सूट के अंदर कुछ ऐसी रिक्वेस्ट आई है। अब ये हमने सारा कुछ देखा हुआ है कि ये फर्स्ट लाइन क्या करती है, ये हेडर है, ये हमारे पास एम्प्टी लाइन है और ये आखिरी वाली लाइन
हमारी कंटेंट होता है, जहाँ पे हमने यूज़र नेम और पासवर्ड दिया। ये हमने वेब एप्लीकेशन बेसिक्स में भी देखा है। और ये कौन सी रिक्वेस्ट है? पोस्ट रिक्वेस्ट। अब मेरे पास यहाँ जो पासवर्ड आया ना ABC, जो मैंने वहाँ पे दिया था, अब मैं चेंज करने वाला हूँ इसको। किस तरह से? कॉलन लगाऊंगा, लगाने के बाद और लिखूंगा, और लिखने के बाद मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा 1 = 1 एंड हैश। अब हो क्या रहा है कि भाई मैं वेब एप्लीकेशन के इंटरफेस के ऊपर तो कोई ऐसे बैड कैरेक्टर नहीं दे सकता, तो मैंने वो रिक्वेस्ट बर्ब सूट के पास भेजी। बर्ब सूट के पास वो अच्छे करैक्टर आए, लेकिन बर्ब सूट के अंदर मैंने बैड करैक्टर्स ऐड कर दिए। बैड करैक्टर ऐड करने के बाद मैं सर्वर के ऊपर भेज रहा हूँ, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। वेब एप्लीकेशन फ्रंट लाइन मुझे अलाउ नहीं कर रही थी, उसकी रिक्वेस्ट विथ गुड करैक्टर मैंने बर्ब सूट के पास लेके आया। बर्ब सूट के अंदर उन गुड करैक्टर्स को बैड में चेंज किया और फिर फॉरवर्ड कर दूंगा वेबसाइट के सर्वर पे। ओके, तो जो फ्रंट लाइन मुझे अलाउ नहीं कर रही थी, उसे मैंने रास्ते में ही चेंज कर दिया। अब सेम एज इट इज यही परफॉर्म करने वाला हूं मैं। यहाँ पे आऊंगा, करने के बाद मुझे यहाँ पे ABC की जगह पे और लिखना है, लिखने के बाद 1 = 1 एंड हैश। अब इसे कर लेता हूँ मैं फॉरवर्ड। अभी देखो, पहले यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो आपको लिखा आ रहा है नॉट लॉग्ड इन, और ये अभी तक घूम रही है। इट मीन्स रिक्वेस्ट सर्वर के पास नहीं गई, रास्ते में ही कहीं अटकी हुई है। और वो कहाँ अटकी हुई है? बर्ब सूट के पास। मैं इसे फॉरवर्ड कर दूंगा, एक दफ़ा फॉरवर्ड, फॉरवर्ड एंड दैट्स इट। यहाँ पे आऊँगा तो यू आर लॉग्ड इन एज एडमिन मोंकी। ठीक है, तो इट मीन्स कि आप अगर वेब एप्लीकेशन फ्रंट लाइन उसका जो है वो फिल्टर आउट कर रहा है, आप जो भी इंजेक्शंस दे रहे हैं उन्हें, तो आप बाय यूजिंग बर्ब सूट इसे बाईपास कर सकते हैं, फ्रंट लाइन सिक्योरिटी को। ठीक है, तो अब एक लेवल होता है आपका यहाँ पे टॉगल सिक्योरिटी इनहेंस करूँगा, तो यहाँ पे मुझे इंटरसेप्ट ऑफ कर देनी है। अभी इंटरनेट के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होना है, तो इट्स अ सिक्योर। सिक्योर केस के अंदर क्या होता है कि आप जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते किसी किस्म का इंजेक्शन, क्योंकि सर्वर साइड भी जो है वो सिक्योर होती है और एप्लीकेशन साइड भी सिक्योर होती है। इसका अगर आपको कोड देखना है कि लाइक अब सिक्योरिटी लेवल इन्हेंस हो गया तो बैकएंड के ऊपर कैसा कोड होगा, तो आप इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं, व्यू सोर्स पेज भी कर सकते हैं। तो व्यू सोर्स पेज के ऊपर आऊँगा, आने के बाद मैं नीचे इसी इनपुट का जो है वो देखना चाहता हूँ कि पैरामीटर कैसे लग रहे हैं, जो भी मैं इनपुट दे रहा हूँ वो कैसे फ़िल्टर आउट हो रही है, तो मैं यहाँ से जज कर सकता हूँ। ये था हमारे पास, हमने जहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन के साथ लॉगिन किया। अभी आप जो है, आपका एक टास्क है जिसके अंदर आपने इस साइट के ऊपर एसक्यूएल इंजेक्शन लगा के देखना है, जिसे हम मोस्टली यूज़ भी कर रहे होते हैं, वन वेब लॉगिन। इस पेज के ऊपर आपने एसक्यूएल इंजेक्शन लगा के एक दफ़ा खुद का अकाउंट क्रिएट करके लगा के देखने हैं, फिर जो इसका एडमिन है उसके लिए इंजेक्शंस लगा के देखने हैं, और ये आप बाईपास करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक वर्नेबिलिटी हमारी होती है कमांड कोड एग्जीक्यूशन की। अभी हम थोड़ी सी ब्रेक लेंगे, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और फिर जाने से पहले 10 मिनट बाद हम कमांड कोड एग्जीक्यूशन वर्नेबिलिटी जो है वो कंप्लीट करेंगे, और साथ टाइम हुआ तो हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को भी एक्सप्लोर करेंगे। ओके, अभी मेरे पास यहाँ पे एक साइट है, ये साइट हमने पहले भी देखी थी,
और ये हमारे पास hbl.in एक इंडियन साइट है, एक hbl कंपनी है उसकी है, और ये काफ़ी सारे और प्रोफेशंस जो हैं उनको डील कर रही है। इनकी बैटरीज हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, मोबिलिटी है, डिफेंस है, स्पन कंक्रीट, बैटरी एनर्जी स्टोरेज, और इसकी और भी काफ़ी सारी साइट्स हैं। बैटरीज के लिए अलग है और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स कंक्रीट, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन समझ लें, और इनका जो है लाइक अभी या शायद कोई एक इवेंट है उसके लिए इनवाइट किया हुआ है। साथ साथ इन्होंने एच इंजीनियरिंग लिमिटेड हमें एच पावर सिस्टम लिमिटेड उनका एड्रेस वगैरह और फ़ोन नंबर ईमेल वगैरह सब कुछ दे रखा है। अब इसका लॉगिन पेज मुझे मिला कुछ इस नाम से, एच पावर सिस्टम लिमिटेड, और एक सिंपल लाइक एच पी एल डॉट लॉग इन डॉट कॉम नहीं था, ना ही एच पी एल डॉट एडमिन डॉट कॉम था। इन्होंने लिंक थोड़ा चेंज कर रखा था, एच पी एल डॉट एमसर डॉट इन और उसके बाद एडमिन। ये मैंने फाइंड किया, करने के बाद मेरे पास यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड आया, तो डेफिनेटली आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड साइट, और ना ही मुझे इसका यूज़र नेम पता है, ना ही कोई पासवर्ड पता है। तो मैं क्या करूँगा, इस साइट को ओपन करे लेंगे हम अपने फायरफॉक्स पे। मेरे पास फायरफॉक्स नहीं है, तो दिल तो कर रहा है मैं जिसका लैपटॉप है ना, लेट्स सी, अभी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। आप सभी ने अपने विंडोज़ में फायरफॉक्स वगैरह करके रखना है, बर्प सूट भी करना है, क्योंकि लिनक्स के अंदर मैं स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, डायरेक्ट इंटरनेट के साथ कनेक्शन नहीं रहता, तो उस लिहाज से मैं अभी उसे यूज़ नहीं कर रहा। आपके पास सारे टूल्स लिनक्स के भी विंडोज़ के भी मौजूद होने चाहिए एट अ टाइम। फायरफॉक्स मेरा रेडी है, और बर्प सूट की तरफ ट्रैफिक भेजने के लिए मुझे करनी पड़ेगी फॉक्सी प्रॉक्सी। फॉक्सी प्रॉक्सी स्टैंडर्ड, हम इसे ऐड कर लेंगे अपने फायरफॉक्स में। करने के बाद अपनी फॉक्सी प्रॉक्सी को एड्रेस देंगे अपने बर्प सूट का। ऑप्शंस, proxies, add, just type here burp suit, host name 127.0.0.1, code is 8080, just save it। हर एक चीज़ रेडी है, बर्प सूट रेडी है मेरा, फायरफॉक्स रेडी है। मुझे अब उस साइट का लिंक उठाना है, उस लॉगिन पेज का। इस लॉगिन पेज को कॉपी करेंगे यहाँ से और अपने फायरफॉक्स में कर लेंगे ओपन। रीडायरेक्ट करेंगे ट्रैफिक को अपने बर्प सूट के अंदर, और यहाँ पे उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि लाइक ये ना कहना कि सर को पासवर्ड पता था, तो पासवर्ड कर लेते हैं रईस, और पासवर्ड कर लेते हैं रईस उल्लू का भट्टा, और लॉगिन कर लेते हैं।
मैंने लिखा पासवर्ड ये दिया रईस और रईस खान करने के बाद मैं इसे सेव नहीं कर रहा। सॉरी यूजर नेम एंड पासवर्ड डू नॉट मैच। ओके, लेट्स फॉरवर्ड दिस रिक्वेस्ट टू द वर्ब सूट। कुछ भी टाइप करेंगे फिर से रईस और रईस खान। लॉगिन करूंगा और फॉर एडवांस एक्सेप्ट दिस कंटिन्यू। क्यों? क्योंकि मैंने वर्ब सूट पे प्रॉक्सी इंटरसेप्ट ऑन ही नहीं किया, तो मैं इसे कर दूंगा ऑन। करने के बाद वंस अगेन रईस एंड रईस खान। रईस कहीं इस साइट पे जाके अकाउंट तो नहीं बनाया था ना? पक्की बात है। ये तब तक जो है ये करती रहेगी जब तक कि मैं इसकी रिक्वेस्ट जो अटकी पड़ी है यहाँ पे आगे फॉरवर्ड नहीं करता। मुझे क्या करना है, इसी रिक्वेस्ट को जहाँ पे मेरा यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे आ रहा है इसे फॉरवर्ड कर देना है फॉरवर्ड टू इंट्रूडर। तो अगर किसी को नज़र नहीं आ रहा ना तो आगे आ सकता है, यहाँ आ सकता है, लेकिन मैं यहाँ इसका व्यू वगैरह कुछ नहीं कर सकता यार। सेटिंग में चल के देखते हैं कुछ हो सके तो। नहीं हो रहा वहाँ से। मुझे मार्क करना है सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड ही नहीं, यूज़र नेम भी मार्क करना है। मैं पासवर्ड भी सिलेक्ट कर लूँगा, इसे भी मार्क कर दूंगा और यूज़र नेम भी मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और इसे भी मार्क कर दूँगा, क्योंकि ना मुझे यूज़र नेम पता है ना मुझे पासवर्ड पता है, तो दोनों को मार्क कर दिया। करने के बाद इस साइड पे मेरे पास लोड का ऑप्शन है। उसके लिए मैंने एक फाइल अभी अभी क्रिएट की है एसक्यूएल इंजेक्शन से रिलेटेड। तो दिस वन। भाई इस तेरे लैपटॉप की क्या ही बात है, इतनी चीज़ें ओपन हुई होती हैं, यकीन करना पड़ेगा। इंटरसेप्ट ऑफ, इंटरसेप्ट ऑन, once again password रईस, रईस खान, प्रॉक्सी वर्ब सूट पे, वर्ब सूट इंटरसेप्ट ऑन है। करने के बाद लॉगिन करूंगा, लॉगिन करने के बाद वर्ब सूट पे इस रिक्वेस्ट को सीधा सेंड कर देना है इंट्रूडर के पास और इंटरसेप्ट कर देना है मैंने ऑफ। इंट्रूडर के पास आने के बाद मैंने जो मेरा यहाँ पे पासवर्ड दिया था वो नज़र आ रहा होगा, उसे मैंने सेलेक्ट करके मार्क कर देना है। एंड कीप इन माइंड कोई और चीज़ मार्क ना हो, और इसी तरह से पासवर्ड भी आपका यहाँ से सिलेक्ट होके मार्क हो जाएगा। दोनों चीज़ें आपने यहाँ से आखिरी लाइन में आपको जो वहाँ पे पासवर्ड और यूज़र नेम दिया होगा वो यहाँ पे शो होगा। उसी पासवर्ड और यूज़र नेम को सिलेक्ट करके यहाँ से मार्क कर देना है ऐड। करने के बाद मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर रखी है एसक्यूएल इंजेक्शंस की। अब इस एसक्यूएल इंजेक्शन की फ़ाइल के अंदर सारे एसक्यूएल इंजेक्शंस मौजूद हैं। इसमें से वो इंजेक्शन भी मौजूद हैं जो कि हमने अपने प्रीवियस टास्क के अंदर कुछ यूज़ किए थे, 1 = 1 एंड आर एंड हाई सारा कुछ। अब ये फाइल जो है मैं आप सभी के साथ भी शेयर कर दूंगा। कुछ मैंने गिटहब से उठाए इंजेक्शन, कुछ मैंने लिनक्स से उठाए। और लिनक्स में कहाँ पड़े होते हैं, कौन सी डायरेक्टरी, यूज़र से शेयर, शेयर में वर्ड लिस्ट, वर्ड लिस्ट में wfizz, उसमें इंजेक्शंस पड़े हैं। तो अब मैं ये लोड कर लूँगा यहाँ से डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे मेरे पास एसक्यूएल इंजेक्शंस डॉट टीएक्सटी, ये सारे के सारे इंजेक्शंस यहाँ पे लोड हो गए। करने के बाद मुझे अटैक कर देना है स्टार्ट। तो ये कितने इंजेक्शंस हैं, 572, बहुत ज़्यादा हो गए हैं। थोड़ी देर तक वेट करते हैं और नेक्स्ट नॉट मैच।
ओहो। हम लॉगिन कर चुके हैं और मैं इसी को जाके अपने ब्राउज़र में ओपन करूँगा। आई जस्ट हैव टू कॉपी योर यूआरएल एंड इवन मैं इसे रिक्वेस्ट इन ब्राउज़र भी कर सकता हूँ इन ओरिजिनल सेशन। लेट्स कॉपी इट और इससे अभी रिक्वेस्ट को कर लेता हूँ। मैं इधर नहीं मैं ओपन करता, इधर ही कर लेता हूँ। हाँ, ये ना होता तो तब तुम लोगों ने देखना ही नहीं था, हैं? मैं इसी के अंदर कर लेता हूँ ना, रिसेंट। वेलकम टू द एचपीएल। और इनके यहाँ पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कितने बंदे हैं? एडमिन एक है, असिस्टेंट मैनेजर एक है, ब्रांच में 17 बंदे हैं, ब्रांच सर्विस हेड है, सीईओ है, कोऑर्डिनेट्स हैं, इसी तरह से ऑफिस वर्किंग विजिट्स अटेंडेंस है, इनकी अटेंडेंस शीट है। इसी तरह से मेरे पास यहाँ पे इनकी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट स्पेयर पार्ट्स और प्रोडक्ट्स टाइप्स वगैरह। और मुझे अभी इसे ऑफ कर लेना है, क्यों? क्योंकि अब मैं लॉगिन तो कर चुका हूँ, तो मुझे डायरेक्ट इंटरनेट पे जाना है। इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके साथ ये डील कर रहे हैं। इवन मैं प्रोडक्ट्स को डिलीट भी कर सकता हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू दैट। मैं एक्सपीरियंस फील्ड, वर्किंग स्टेटस, ट्रैवल मोड, ट्रैकिंग टाइम, एवरीथिंग यहाँ पे इनका है, इनके पोर्टल पे। इनके, ठीक है, इनके मिसलिनीज यहाँ पे कंप्लीट फाइल्स हैं। पासवर्ड चेंज का ऑप्शन है, लेकिन वो तब तक नहीं होगा जब तक हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं हो। फाइल भी हम दे सकते हैं भाई, यानी डाटा, ये इनकी डाटाबेस है, यूज़र की डिटेल्स है, ठीक है। और ये आगे मेरे पास यहाँ पे सेगमेंट टाइप्स हैं, इनकी टास्क डिटेल है, अपलोड फॉर्मेट है, और ये सारा का सारा डाटा यूज़र की डिटेल चेक करते हैं। गो फॉर दैट। हम्म। है, तो मेरे पास यहाँ पे यूज़र नेम भी है भाई, पासवर्ड भी है, और पासवर्ड भी है शायद, और ईमेल भी है, कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हैं, ठीक है। और ये यूनस नहीं ठीक तेरे लिए? तो ये ठीक है, भूपति, ठीक है। और ये सारा डाटा हमारे पास यहाँ पे आ गया। इसी तरह से, और हो जाए यार बस। इसी तरह से सेगमेंट टाइप्स हैं इनके। इसमें कौन सा डाटा है, लेट्स सी। रेलवे, गवर्नमेंट, दिल्ली डिफेंस, और ये सारा कुछ। टास्क टाइप, इंपोर्ट कंप्लेंट फॉर्मेट, ये भी खाली है। लेकिन यूजर्स की डिटेल्स तो हमारे हाथ लग गई हैं। इसी तरह से आप कोई फाइल भी अपलोड यहाँ से कर सकते हैं। और आई थिंक इट्स इनफ। मैं अब इसके साथ और कुछ नहीं करना चाह रहा। इट्स अनएथिकल। तो अब जा गया ना, पहले बताना था ना यार। 17 ये वाला आई थिंक है। जी, अभी ये आप सबको मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आपने फाइंड करना है ब्रांच कौन सी है, और बाकी इनकी डिटेल्स वगैरह क्या